जब परीक्षा की घड़ी आती है सेंसेई, बच्चे साधारणतः और माता पिता भी क्या करते हैं कि बच्चों को एक कमरे में बंद करके दिन रात पढ़ाई, खेलना कूदना बंद, सूरज हम्म। तक देखना बंद। हम्म। तो इसका कई बार बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है। हम्म। तो अ, विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं के समय सही दिनचर्या क्या हो, खान पान क्या हो, और साथ ही साथ सेंसेई क्या ऐसी कोई योग की तकनीकें हैं जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, उनका मन स्थिर होए हम्म। और संकल्प शक्ति मजबूत होए। हाँ, बिल्कुल। आपको आश्चर्य होगा, एग्जाम से पहले मैं 1 घंटा अतिरिक्त प्रैक्टिस करता था कराटे की। जितना सामान्य तौर पर करता था उससे ज्यादा प्रैक्टिस करता था। एकाग्रता का अर्थ समझिए। जब हमारे शरीर के समस्त अणु परमाणु तृप्त हो जाते हैं, तब हम में एकाग्रता जन्म लेती है। अगर वह विचलित रहेंगे तो एकाग्रता जन्म नहीं लेगी। वह संतुलित हो जाएंगे, तब आप एकाग्र हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। शांति के बगैर एकाग्रता नहीं है। तो अब आपको समझना पड़ेगा, जो आप उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं, बच्चा प्रेशर में आके अच्छा परफॉर्म कर जाता होगा, वह उचित नहीं है मेरे दृष्टिकोण में। बच्चों की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दिनचर्या ही ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम क्यों सोचते हैं कि साल के अंत में आएगा। बच्चे को तो इस रूप से तैयार होना चाहिए कि प्रतिक्षण परीक्षा है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि अभी तो मौज करो, 80 साल में मृत्यु से सामना होगा? तैयार रहना पड़ेगा। मृत्यु सामने कभी भी आ सकती है, और आप उसे कैसे परास्त करेंगे, उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, यह तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। हम लोग गलती यह करते हैं कि हम समझते हैं कि एग्जाम तो लास्ट में आएगा, उस समय जो करना है सब कर लो, और बाकी जो आप 11 महीने क्या करते हैं? प्रतिदिन फाइनल एग्जाम समझिए, प्रति क्षण फाइनल एग्जाम समझिए। अगर आप ऐसा स्वयं समझेंगे और स्वयं समझा पाएंगे, तो आपको किसी अतिरिक्त फेरबदल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज में ऐसा होता रहेगा। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में वहां सिखाता था। मेरे स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे थे जो टाइम पीस लेकर के आते थे, अर्थात घड़ी लेकर के आते थे, क्योंकि क्लास के बाद मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा खींचता था और वो स्वतंत्रता होती थी। तो हमने ये स्वतंत्रता दे रखी थी कि जिसको जाना है वो चला जाए, जा सकता है। और वह अपने नियम अनुसार जाता था, क्लास करता था और उठ के चला जाता था क्लास खत्म होने के बाद। और सभी उन समस्त परीक्षाओं में इस रूप से उत्तीर्ण होते थे जिसके लिए आदमी 20-20, 50-50 लाख की कोचिंग करता है बगैर कोचिंग के। जरा विचार कीजिए, परीक्षा सर पर है और सभी प्रैक्टिस में है। कितना अनोखा दृश्य होता था वो। माता पिता सावधान हो जाइए और यह मान करके चलिए, स्वयं के जीवन में भी और बच्चों के जीवन में भी, परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन में भी, कि परीक्षा तो प्रतिक्षण देनी है। हर कदम पर परीक्षा है। अगर यह भाव रहेगा तो समस्या कभी भी नहीं आएगी। इसलिए परीक्षा को कोई विशेष उत्सव मत समझिए, विशेष टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचेंगे आज क्या करें, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चे जिस रूप से तैयार हुए हैं, जिस रूप से स्वयं की तैयारी किए हैं, उसको उसी रूप में बढ़ाएं और उसे एकाग्र होने के लिए प्रेरित करें। प्रेरित सिर्फ यह करना है कि परिणाम कुछ भी हो बेटा चिंता मत करो, जीतो या हारो,
लेकिन अधूरा काम करके मत आना, पन्ने खाली छोड़ करके मत आना। बस इतना सा समझा दीजिए, उसे प्रयास तो करने दीजिए। आमतौर पर होता क्या है, मैंने कई बार स्कूलों में, कॉलेज में एग्जाम हॉल के बाद स्टूडेंट्स को, छात्रों को देखा हूं, एग्जाम हॉल से निकलते वक्त दिस वाज द आंसर। अर्थात बच्चे को तो पता था। आप स्वयं अपना मूल्यांकन कीजिए, कई बार आपके साथ हुआ होगा। एग्जाम हॉल से बाहर आए, तब आप सर पीट रहे हैं कि अरे ये तो आंसर ऐसा होना चाहिए। अर्थात हुआ क्या? हुआ यही कि आपको पता होने के बावजूद ऐन वक्त पर वह सामने नहीं आया, वह उत्तर सामने नहीं सूझा। पता तो है, तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी तकनीक हो जिससे वह चीज सामने आ जाए? हां, हमारे पास है वह तकनीक, लेकिन उसके अभ्यास के लिए कुछ समय की मांग है और आपको वो समय देना पड़ेगा। अगर वो समय देते हैं तो वो तकनीक अभ्यास है। अभ्यास के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से नहीं, अभ्यास के माध्यम से आप अपने समस्त अणु परमाणु को शांत, एकाग्र कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। वह शांति आपके अंदर एकाग्रता विकसित करेगी। उस एकाग्रता के पश्चात आप बहुत ही आसानी से समस्याओं को सुलझा पाएंगे। बस इतनी सी बात है। सेंसेई, अभी तक जो चर्चा हुई है तो शॉर्ट टर्म की चर्चा हुई कि जहाँ पे बच्चे और माता पिता एकदम सतर्क हुए हैं क्योंकि एग्जाम सर पे है। साधारणतः सेंसेई मैंने पाया कि जो ऐसी तकनीकें होती हैं, शॉर्ट टर्म में किए गए बदलाव लंबे समय में बहुत ज्यादा लाभ नहीं देते। एक उदाहरण के लिए सेंसेई कि मेरे खुद के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं घट गई थी, तो जीवन में एक आदत पड़ गई कि लगे रहने की। और कई हार देखी है सेंसेई, कई एग्जाम में फेल भी हुआ हूँ, बहुत बुरे तरीके से भी हुआ हूँ। पर मैंने ये पाया सेंसेई कि लगे रहने से लॉन्ग टर्म में सेंसेई कभी फेलियर नहीं मिला। तो ये समझ आया सेंसेई कि माता पिताओं को ये ना फोकस करके कि मेरा बच्चा पास हो जाए या अव्वल नंबर कैसे लाए, ये अभी ये ना करके उनको ये इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चों में क्या क्या गुण डाले जो एग्जाम में नहीं पर उन्हें जीवन में सफल बनाए। तो वो गुण क्या है और वो गुण वे अपने बच्चों को सिखाएं कैसे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह गुण क्या डालें, वह गुण अपने बच्चों को सिखाएं कैसे। और स्कूली व्यवस्था में या वर्तमान कॉलेजी व्यवस्था में, विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या वो संस्थाएं वह गुण आपको दे रही हैं? उत्तर सरल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो आप समस्याओं से गुजर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, सेंट जेवियर्स, वहां पर ट्यूशन लेना अपराध था। यह नियम स्कूल की ओर से बनाए गए थे कि कोई भी छात्र ट्यूशन नहीं लेगा। ट्यूशन लेने का अर्थ ही है कि यह स्कूल फिसड्डी है, यह कुछ भी आपको नहीं दे रहा है। तो नींव अच्छी पड़ गई। आज के समय में जो आपके क्लास टीचर होते हैं वही एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। व्यवस्थाएं बदल गई, शिक्षा शिक्षा नहीं होकर व्यापार बन गया। तो ऐसे हालात में अगर आप यह उम्मीद करें कि स्कूल आपको यह सब चीज करके दे देगा तो आप भ्रम में जिएंगे। स्कूल आपको यह करके नहीं देगा, कोई भी व्यापार आपको यह करके नहीं देगा। फिर आप करें क्या? आपके पास स्वयं समय नहीं है क्योंकि आप यंग पेरेंट्स हैं। आप कैरियर के प्रति जो हमारे जीवन यापन में जितनी जटिलताएं पैदा हो गई हैं
उसकी पूर्ति में आपका समय चला जाता है, आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपना वह कार्य जो माता पिता की जिम्मेवारी है आप किसी ट्यूटर के हाथ सौंप देते हैं, वह भी कुछ नहीं कर पाता है। और जो कर सकता है उसको आप अपने से दूर रखते हैं, अर्थात अपने माता पिता। वो अनुभवी हैं, रिटायर्ड हैं और आपने ऐसी व्यवस्था विकसित की आप उनका सूरत तक देखना नहीं चाहते। माता पिता चाहे गंवार हों, उनसे अच्छा मोटिवेशनल ट्रेनर कोई नहीं हो सकता। उनकी बातें बच्चे सीधा ग्रहण करेंगे, चाहे आपके माता पिता गंवार रहे हों, चाहे अनपढ़ रहे हों, लेकिन वह भी एक ट्यूटर से बेहतर परिणाम अपने पोते पोतियों में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी विवशता है कि आप ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते जहां माता पिता भी आपके साथ हों, दादा दादी साथ हों, तो फिर क्या किया जाए? आप वैसे संगत की तलाश कीजिए जो अनुभव के आधार पर आचरण में लाकर स्वयं को प्रमाणित करके उस दिशा में बच्चों को ले जा सके। आप उसकी शरण में जाइए, वह आपका मार्गदर्शन करेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर बच्चे अपनी मेहनत से कुछ कर जाते हैं तो मेरा यह मानना है कि व्यवस्था के तरफ से उन्हें कुछ विशेष प्राप्त नहीं हो रहा है। वह तो अपनी जन्म और कर्म श्रृंखला के आधार पर किसी रूप से अडिगता पा करके, वह प्रेरणा पा करके अपने परिश्रम से वह आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन क्या वैसी व्यवस्था हो सकती है जहां उन्हें वह उचित मार्गदर्शन मिल जाए और उस मार्गदर्शन के आधार पर वह अपना निर्णय ले पाए और आगे बढ़ पाए? यह संभव है। अगर आप प्रयास करेंगे तो वैसा कार्यक्रम, वैसी योजना मिल जाएगी। मेरे मन में बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अति विशिष्ट प्रेम रहा है, क्योंकि मैं उनमें आने वाली पीढ़ियों में स्वयं को देखता हूं, स्वयं का भविष्य देखता हूं, भारत का भविष्य देखता हूं। और इसी आधार पर विचार करके बहुत मन था कि एक स्कूल, एक विद्यालय की स्थापना हो और वहां पर वैसे बच्चों को उस रूप से तैयार किया जा सके। उसमें हम सफल नहीं हो पाए, आर्थिक नियोजन नहीं हो पाया और वहां पर विफलता हाथ लगी, प्रयास पूर्णता से सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब तो एक अच्छा माध्यम है। अच्छा माध्यम जिस रूप से सोशल मीडिया विकसित हुई, वो एक उपकरण बन सकता है जहां पर वर्चुअल विद्यालय की तर्ज पर कुछ चीज आ सकती है सामने और उस पर उन सभी शिक्षकों का, अभिभावकों का, माता पिताओं का और सबसे महत्वपूर्ण छात्रों का कुछ उन्हें अच्छी संगत मुहैया कराई जा सके, जीवन के प्रति उन्हें सचेत किया जा सके। अगर ऐसा भविष्य में कुछ होता है तो देखा जाएगा, लेकिन आपको हमेशा यही प्रयास करना होगा जो आपके आसपास मिल जाएंगे। अगर दृष्टि आप घुमाएंगे तो आपको पता नहीं कौन कहां कौन सी विद्या लेकर के भारत में बैठा हुआ है। अगर आप गंभीर होकर के उस विषय को देखेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा संगत मिल जाएगा और उस संगत के साथ आप अपने जीवन का, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं, स्वयं की शुद्धि करके, स्मृतियों का नष्टीकरण करके और स्वयं को एकाग्रचित होकर के बच्चे कितनी तीव्रता से गुरुदेव के संरक्षण में पल्लवित हो रहे हैं
और किस रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा रूप भी अपनाया जा सकता है। यहां पर समस्त निर्णय आपको स्वयं लेने पड़ेंगे। अगर आप स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे तो आप अपनी ही पीढ़ी का कल्याण कर जाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो इसमें तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई और दखल नहीं दे सकता, क्योंकि यह पूर्णतया आपका निजी विषय है कि आप स्वयं विश्लेषण किस रूप से करते हैं, अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं और उन्हें कैसी प्रेरणा देना चाहते हैं। बच्चे तो हीरा हैं। मुझे आज तक एक भी बच्चा खराब नहीं मिला अपने जीवन में। एक बार हमने प्रयोग किया, मैंने उस कार्यक्रम का नाम दिया इन ब्रिलियंस, मीडियोक्रिटी टू ब्रिलियंस, और उसके लिए शर्त रखा। इसके लिए नागपुर का क्षेत्र हमने चुना था, और इसके लिए हमने कुछ स्टूडेंट्स को लिया। कंडीशन था सबसे टॉप प्रायोरिटी उन बच्चों को जो फेल करते हों, दूसरी प्राथमिकता उन बच्चों को जो 30 से 40 के बीच में है, और तीसरा 40% से जो ऊपर ला रहे हैं वो अगर जगह बचेगी तो आप आ सकते हैं। यह प्रयोग किया। 40 दिनों के बाद सभी 80% पे कूद गए। तो और मैंने कोई विषय नहीं पढ़ाया, मैंने उन्हें कोई विषय, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, ये कोई भी विषय जो उनके सब्जेक्ट उसे छुआ तक नहीं। फिर ऐसा क्या है? देखिए, अगर एक तत्व मजबूत हुआ, नींव मजबूत हुआ, तो बिल्डिंग मजबूत हो ही जाएगी। बस इतनी सरल प्रक्रिया है यह। तो आप सभी ऐसा प्रयास करें, आसपास ढूंढें, वैसे संगत से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। आप भागते हैं, अपनी जिम्मेवारी को थोपते हैं ट्यूटर्स के ऊपर। ट्यूटर कुछ नहीं दे सकते, वह प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, वह परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, स्कूल कुछ नहीं दे पा रहा। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से और स्पष्ट करता हूं। जब मैं स्कूली छात्र था तो मेरा विद्यालय, जो प्राथमिकी स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल था, 1.5 किलोमीटर घर से दूर था, और हम 1.5 किलोमीटर पहली क्लास से पैदल ही जाते थे सभी कोई। हमारे माँ बाप हमें छोड़ने नहीं आते थे। जब हाई स्कूल में पहुंचे, वह हाई स्कूल हमारे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले हम पैदल जाते थे, फिर हमें साइकिल मिल गया। जब साइकिल मिल गया तो हमें स्कूल पहुंचने में अधिक से अधिक 7-8 मिनट लगते थे, और स्कूल से जब हम वापस आते थे तो हमें 1 घंटा लगता था, और मन उदास हो जाता था, यह सोचकर कि क्या आज स्कूल छोड़ना पड़ेगा, आज अपने शिक्षकों से दूर जाना पड़ेगा। और साइकिल की रफ्तार उसी तरह हो जाती थी मानो हम एक मरीज हों और किसी प्रकार साइकिल चला पा रहे हैं। और यह स्थिति मेरी और कई अन्य हमारे सहपाठियों की होती थी। आज स्थिति क्या है? मैंने भारत के लगभग 2000 से अधिक स्कूलों का भ्रमण किया है अपने अनुसंधान के क्रम में। आखिरी घंटी बजते ही, चाहे आप स्वयं विश्लेषण कर लीजिए, आंख खोलकर स्वयं देख लीजिए, आखिरी घंटी बजते ही स्कूल में तूफान पैदा इस कदर हो जाता है मानो उम्र कैद की सजा से आज मुक्ति मिली हो। यह है हमारे
पूरी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन। हर स्कूल, चाहे वह अपने आप को तुर्रम खां मानता हो, चाहे वह अपने आप को घोषित करता हो कि वर्ल्ड का नंबर 1 स्कूल हो, एयर कंडीशनड स्कूल हो, चाहे जो भी हो, आखिरी घंटी पे बच्चों में इतनी प्रफुल्लता जैसे कैद खाने से निकल रहे हो क्यों आ जाती है? यही सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन है अपनी शिक्षण व्यवस्था का, शिक्षण प्रणाली का। लेकिन रहना इसी में है। सरकार तो चमचों के आधार पर चलती है। विचारक चिंतक का भारत में कोई महत्व नहीं है। अगर आप के पास में स्रोत है, संपर्क है, पैरवी है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। भारत के पतन का कारण ही यही है कि आपने विचारकों को कभी सम्मान दिया ही नहीं। तो कौन लेगा विचार? तो जैसा चल रहा वैसे चलता रहे। अगर आप सजग हो सकते हैं तो सजग हो जाइए और सजगता से वैसा निर्णय बन लीजिए जो आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को सुनहरा बनाए। बस इतनी सी बात है। लेकिन हां, एक विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा कि आप चाहते क्या हैं। आप अपने बच्चों के लिए वास्तव में चाहते क्या हैं? यह बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर विचार अवश्य कीजिए। बस।